नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आप अपने केस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपना वकील चुनते समय इस बात का ख्याल रखें कि उनके बारे में अच्छे रिव्यूज़ देने वाले कुछ क्लाइंट्स ज़रूर हों। अगर आपको उनके बारे में अच्छे रिव्यूज़ देने वाले कम से कम 5 से 6 लोग नहीं मिलते हैं, तो आप उस एडवोकेट के साथ मत जाओ। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहती है, आपको इंस्टेंटली एडवोकेट्स चाहिए होते हैं, तो आप ऐसे एडवोकेट की डिटेल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस से ले सकते हो या फिर स्टेट बार काउंसिल से ले सकते हो। ठीक है, ऐसे एडवोकेट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगी। इसके बाद अपने एडवोकेट से सारी चीज़ों का रिटन रिकॉर्ड रखवाइए। कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर आप करवा रहे हैं उनसे, तो उसका रिटन रिकॉर्ड रखिए। आपने उनको इसके लिए कितना फ़ी पे किया है, इसका रिकॉर्ड रखिए। साथ ही साथ आपको अपने केस की संपूर्ण समझ होनी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनको अपने केस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ पता ही नहीं है, वो पूरी तरीके से एडवोकेट पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैक्स टू मैक्स अपने केस की इन्फॉर्मेशन रखनी है, आपको खुद कॉन्शियस रहना है अपने केस के लिए। थर्ड थिंग कि आपको अननेसेसरी अपने एडवोकेट को इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से कई बार एडवोकेट फ्रस्ट्रेट होके आपको सीरियस लेना बंद कर देता है और जब आपको जेन्युइन बेसिस पे इमरजेंसी होती है तब वो आपको उस टाइम पर इग्नोर करता है। तो आपको भी एडवोकेट के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि उसके पास अदर क्लाइंट्स भी हैं, उनको भी उन्हें देखना है। दूसरी चीज़ कि फ़ीस के साथ एडवोकेट के कभी भी छेड़खानी मत करो। उनकी जो फ़ीस है, उनका जो मेहनताना है, वो ईमानदारी से उनको दे दो। बशर्ते अगर आपको अपनी फ़ीस को लेकर अलर्ट रहना है कि आपका पैसा कहीं गलत जगह पर ना लग जाए, आप एडवोकेट से अपनी फ़ीस की रिसिप्ट मांग लो। एक साइंड रिसिप्ट हमेशा मांगते रहो, जो भी आप फ़ीस उनको दे रहे हो। उसके बाद कोशिश करिए कि यूपीआई पेमेंट हो, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू हो। इससे आपके पास फ्यूचर इन्फॉर्मेशन रहेगी, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मैं समझाऊंगी कि हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि एडवोकेट को अपोजिट पार्टी से कॉल आता ही है। ठीक है, तो अपोजिट पार्टी कहीं आपके एडवोकेट को खरीद तो नहीं ली है, इसकी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लेवल पर इसकी इंक्वायरी करनी ही होगी। और अगर आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि अपोजिट पार्टी कहीं ना कहीं अपने गियर में ले लिए मेरे एडवोकेट को, तो मैं आपको सलाह दूंगी एज सून एज़ पॉसिबल अपना एडवोकेट चेंज कर लो, क्योंकि फिर आपका केस बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। उसके बाद साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और किसी वजह से आप उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए हो और अब उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर रहे हो, तो वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही एडवोकेट को लेकर जाइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही एडवोकेट जो आपका है वो हाई कोर्ट में सबसे बेस्ट तरीके से आपके केस को हैंडल कर पाएगा। बशर्ते उसको कॉन्फिडेंस ना हो, बट स्टिल आप बोलो कि सर आपको मेरे केस का कच्चा चिट्ठा सबसे बेटर वे में पता है, तो आप ही मेरे केस को लड़िए। क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट में कोई दूसरा एडवोकेट हायर करोगे तो कितना भी हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके केस में उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी आपके पुराने एडवोकेट की होगी। तो कोशिश करिए वही पुराना एडवोकेट आपका हाई कोर्ट का भी जो भी अपील है उसमें वो अपीयर हो, उस मैटर को हैंडल करे और हाई कोर्ट में भी आपके लिए फ़ाइट करे। ठीक है, साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहिए कि आपका केस जो है उसमें डिले का रीज़न सिर्फ एडवोकेट नहीं होता, सिर्फ अपोजिट पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि देश का लीगल सिस्टम ही ऐसा है कि अच्छे खासे केसेस में लेट हो ही जाता है। कितनी कोशिशों के बाद भी केसेस डिले हो ही जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र होता है या नए जजेस आते हैं उसी पर्टिकुलर मैटर को हैंडल करने के लिए, तो नए जजेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पुराने मैटर्स को अंडरस्टैंड करना जो ऑलरेडी रनिंग में थे किसी दूसरे जज के अंडर में। तो उस सिचुएशन में और भी ज़्यादा केस डिले होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लीगल सिस्टम जो है उसकी वजह से भी आपका केस डिले होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एडवोकेट अपने आप पर उतर आए तो वो जल्द से जल्द आपको कोर्ट के चंगुल से छुड़ा सकता है, आपको रिलीफ दिला सकता है, आपको समय रहते सतर्क कर सकता है कि आपको आगे इस केस को और ज़्यादा प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। बट क्योंकि अच्छी खासी कमाई हो रही होती है, पेशी दर पेशी पैसे आ रहे होते हैं, तो कोई आपको क्यों भगाएगा, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, चालाक रहिए, सतर्क रहिए। कोई मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर्स जो हैं 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो मेरे सिर्फ 1 से 1,500 लोग देख रहे हैं।
ऐसा मत करो। मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा-सा एक कहा जाए इतना आसान नहीं है, मैं एक एडवोकेट भी हूँ। बट अगर आप लोग इस तरीके से मेरे वीडियो को स्किप कर दोगे, देखोगे भी नहीं, मैं बातें कहीं न कहीं एक नॉलेजेबल ही करती हूँ, तो थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, उसको देखिए, लाइक जितना भी आपको अच्छा लगे उतना तो देखिए। मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट क्लिक कर लिया करो और मेबी शायद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल मिल जाए। टू मल्टीपल स्पीड में सुनो, बट थोड़ा-सा आप देखिए, कुछ कमी हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में आके। आप लोगों का रेगुलर एक कहा जाए सपोर्ट ही मुझे आगे लेकर जाएगा। तो सारे लोग जो भी सब्सक्राइब किए हैं वो मेरे वीडियो को देखा करिए, बेल बटन दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए, और जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मैं कहीं कम पढ़ रही हूँ तो मुझे बताइए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।